नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। पिछली क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस। भाई अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास ये करने की वो करने की, मैंने छोड़ दी। कभी कभार हम अपॉर्चुनिटी को ले भी लेते हैं, कभी कभार वो सामने से होते हुए चली जाती है पर हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब, दूसरा मतलब यही होता है चांस या लक। ठीक है, हम अपनी अपॉर्चुनिटी को यही मानते हैं ना जो हमारी ज़िंदगी में आती है कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी थी यार, निकल गई, शिट यार क्या हो गया। पर इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हमारी डिपेंड करेगी प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, इन टर्म्स के ऊपर, नो लक। ठीक है, कोई लक वगैरह नहीं होता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। सिर्फ प्रोफिशिएंसी देखी जाती है, प्रॉफिट देखा जाता है, एफिशिएंसी देखी जाती है, बस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन मतलब हमने किसी चीज़ को छोड़कर हम किसी चीज़ के ऊपर गए, हम किसी चीज़ पे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे गए। तो उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए हमने क्या गिव अप करा है, क्या फॉरगॉन किया है हमने उस चीज़ को पाने के लिए। तो वो कॉस्ट जो हमने गवा दी किसी चीज़ को पाने के लिए, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मैंने एक सेडान की जगह एसयूवी ले ली तो वो जो मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रहेगी वो होगी सेडान की कॉस्ट। किस चीज़ के लिए? एसयूवी के लिए। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइज्ड। ठीक है, अमाउंट अभी बोला था ना, कॉस्ट जो थी, द कॉस्ट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी, वो सेक्रीफाइस होना ही चाहिए, नहीं तो नया नहीं मिलेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस टू ओब्टेन मोर ऑफ वन गुड, मोर ऑफ वन गुड। ठीक है, इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। अब मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल से बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेंगे। एक फार्मर है भाई, ठीक है, उस पे ज़मीन है, इसको चलो ब्लू से करते हैं। ठीक है, एक ज़मीन है उसके पास, ये इसके लेफ्ट वाले हिस्से पे ये उगाता है वीट। ठीक है, और थोड़ा इसको कम कर देते हैं। और भाई इस हिस्से पे ये क्या उगाता है? राइस। इसका एरिया कितना है? इस पूरे का एरिया है 2000 स्क्वायर यार्ड्स, मतलब 2000 गज है एक किसान पर। ठीक है, ज़मीन है जिस पे वो क्या करता है, 1000 गज पे क्या उगाता है? वीट को उगाता है। 1000 गज पे क्या उगाता है? राइस को उगाता है। ध्यान से समझना। ठीक है भाई, वीट का प्राइस जो प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है वो है, मान लो 40 पर केजी। ठीक है, वहीं पर राइस का भी 40 पर केजी प्रिवेल कर रहा है मार्केट में। ठीक है, ये हो गया करंट प्रिवेलिंग प्राइस। क्या है इसका? वीट का है 40 रुपीज़ पर केजी जो बिक रहा है, और राइस का क्या है? वो भी 40 रुपीज़ पर केजी।
इसके बाद क्या होता है, मार्केट में होती है थोड़ी उथल पुथल, जिससे क्या होता है, एक सेकेंड, मार्केट में उथल पुथल होती है और क्या हो जाता है, वीट का जो प्राइस है, वीट का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है मार्केट में। कुछ भी हुआ, मान लो इसकी शॉर्टेज हो गई वीट की, ठीक है, कि वीट की शॉर्टेज हो गई है बाय चांस हमारी कंट्री में, तो क्या हो गया, वीट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब 40 रुपए से वो क्या बिक रहा है, ₹50 पर केजी, 50 पर केजी, ये क्या हो चुका है, वीट। अब भाई कोई किसान दोनों ही उगा रहा है, वीट भी उगा रहा था वो, राइस भी, पर अब उसको पता चल गया वीट में क्या है, अब वो 50 रुपए किलो बिक रहा है, पर प्रोडक्शन उसकी जो कॉस्ट की आ रही है वो सेम है अभी भी, पर क्या बिक रहा है वो 50 रुपए का। तो अब वो क्या करेगा, जो अपनी राइस की जो लैंड है, ये जो लैंड है जिस पे वो राइस उगा रहा था, अब वो क्या कर देगा, इस पे भी वीट उगाना चालू कर देगा। ठीक है ना भाई, अगर राइस का प्राइस 40 है अभी भी, पर वीट का बढ़ के 50 हो गया है, तो वो क्या करेगा, अपने इस आधी ज़मीन पर वो वीट उगाने लगेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं, क्या है, कि जो राइस को उगाने की कॉस्ट थी, राइस को उगाने की कॉस्ट थी, वो क्या हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जितना पैसा, जो ज़मीन, जो रिसोर्सेज लग रहे थे राइस को उगाने के लिए, उसकी जगह वीट उगाया गया है, तो वो जो कॉस्टिंग थी, वो रिसोर्सेज की जो कॉस्टिंग थी, वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान से समझ लेना क्योंकि आगे चल के इसका बहुत काम आने वाला है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कितना, ठीक है, फ्रंटियर मतलब होता है हमारे इसमें बहुत सारे इसके नाम होते हैं, पहले मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ। जैसे इसको पीपीसी भी मतलब मेजरली इसको क्या बोलते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको कर्व की जगह पीपीबी भी बोलते हैं, जिसमें से बी होता है हमारा बाउंड्री। ठीक है, ये थोड़े नाम याद रख लो, क्या पता कब कौन पूछ ले। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मतलब किस हद तक प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है एक इकोनॉमी में। पीपीएफ जो कि है हमारा पीपीसी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज द लोकस, लोकस मतलब एक पॉइंट जहां पर कुछ होता है, जहां पे कुछ चीज अकर होती है, ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मतलब कि रिसोर्सेज के दायरे में रह रहे, याद है अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, तो उसमें से क्या होगा, कुछ भी चीज़ दायरे के बाहर अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ऑफ टू गुड्स। भाई ये ध्यान रखना, अभी ये ग्राफ बनाएंगे तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू गुड्स, हम गुड्स का ही एग्जांपल लेंगे, सर्विसेज भी ले सकते हैं, बैंकिंग, शिपिंग वगैरह, पर हम जनरली समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुड्स का ही एग्जांपल लेंगे। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन गिवन रिसोर्सेज, जो कि हमारा पॉसिबल से सीधा कनेक्ट हो गया, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। याद है हमने वो टेक्निक्स वगैरह पढ़ी थी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो उसी को लेते हुए रिसोर्सेज भी आ गया है और टेक्नोलॉजी भी आ गई है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे भाई, मैं एक बार ये देख लूँ कि टेबल का क्या क्या है, टेबल के मैं थोड़े पॉइंट्स देखूंगा बीच में,
क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए कर्व बनाते टाइम, इसीलिए। ठीक है, पेंसिल को कर देते हैं थोड़ा सा पतला। अब ध्यान से समझना इस कर्व को, ठीक है। यहाँ आएंगे हमारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे एग्जांपल गन्स का। ये है हमारा गुड, ये हमारा कौन सा गुड वन है वो मैं आगे बता, ग्राफ में जो पॉइंट करेंगे गुड वन नीचे है तो हमारा बटर है ना नीचे, हाँ ये हमारा गुड टू होगा, अभी से ध्यान रख लो। दूसरा हम लेंगे बटर, ये सेम एग्जांपल आपको बुक में भी मिल जाएगा संदीप गर्ग में, ठीक है। ये बटर, ये हमारा गुड वन है, ठीक है। और क्या क्या है इसके, एम आर टी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसी में क्लियर हो जाएगा आपको वैसे, पर तब भी आगे पढ़ेंगे। और इसे एम ओ सी, दैट रेफर्स टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ ली, मार्जिनल और ऐड हो जाएगा तो उससे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे। ये हमारी टेबल है, एक सेकेंड, 1.5x पे लगा लेना यार, ठीक है, जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेटा को फिल करते हैं इसमें। कॉम्बिनेशंस हमारे, मैं वहीं मार्क करूंगा जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन मार्क करूंगा, ठीक है। गन्स की मैं टेबल देखनी है बस, उससे सारा सॉल्व हो जाएगा। 21, ठीक है, 21 है, ये 0 है, ठीक है। बस इससे सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है भाई, अब अभी हमारी इकॉनमी की ये सारा अजम्पशन बेस्ड है, ठीक है। ये सारी जो टेबल बनाएंगे ग्राफ, ये समझाने के पॉइंट से है, ठीक है, और क्वेश्चन भी आएगा। हमारे पास क्या है अभी फिलहाल इकॉनमी में, दो गुड्स हमारे कौन कौन से हैं, एक सेकेंड एक्सक्यूज मी। तो हमारे गन अभी दो गुड्स कौन से हैं, एक है हमारा गन्स और एक है हमारा बटर। गन्स हमारे वॉर गुड्स में कंसिडर होते हैं, वॉर गुड्स होते हैं, और बटर हमारा क्या है, सिविल या कंज्यूमर गुड, सिविल या कंज्यूमर गुड। तो भाई इकॉनमी में क्या हो रहा है कि डिफेंस वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, डिफेंस का जो सामान होता है गन्स वगैरह की ज़्यादा, पर बटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी डिमांड काफ़ी आ रही है पर सप्लाई नहीं हो पा रही। तो क्या इकॉनमी क्या डिसीजन लेगी अब कि गन्स पे जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लग रखी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए बटर की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये डिसाइड कर लेती है, याद है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम अपनी जो लेबर फोर्स है, टेक्नोलॉजी है, सब कहाँ लगा देंगे, गन्स से उठाकर बटर में लगा देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन नंबर ए, इसको किसी और पेन से रखते हैं, ठीक है, इसको रेड से ही करते हैं क्योंकि मैं वहाँ पूरा वो लाइन बनाऊंगा। कॉम्बिनेशन ए, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर साथ साथ चलेंगे दोनों, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या है बटर, ये 0 होता है बटर, दैट इज गुड वन। ये हमारा आएगा गन्स, गुड टू, ठीक है, मतलब ये उसकी क्वांटिटी है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। अब भाई इसमें क्या हुआ, मैं मार्क करूँ या नहीं करूँ, मान लो चलो यहाँ पे मैं वो स्केलिंग नहीं लिख रहा पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। हमने क्या किया, 21 हमारी गन्स हैं अप्रोक्स यहाँ पर, ये हमारा कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। ये क्या है 21 गन्स है हमारे पास, 0 बटर है। अब इकॉनमी ने कर लिया डिसाइड, अब ये करेगी इम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगी 20, यहाँ पर ये -1 हुआ तो यहाँ पर ये क्या होगा 1।
MRT होता है रेशियो की कितने गुड सेक्रीफाइस हुए किसी और को अटेन करने के लिए, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, हम अभी पढ़ेंगे, पर इसको रेशियो लेना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया हमारा, कितना सेक्रीफाइस हुआ 1 और गेन कितना हुआ 1। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस, मतलब कितनी सैक्रिफाइस हुई अपॉन चेंज इन गेन, कि कितना गेन हुआ है, ठीक है। कितना सैक्रिफाइस हुआ है अपॉन कितना गेन हुआ है। तो सैक्रिफाइस कितना हुआ है यहाँ पर 1, और गेन भी कितना हुआ है 1:1, ठीक है। मतलब अच्छा ये तो रेशियो में 1/1 हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। ध्यान से देखना। अगला कॉम्बिनेशन, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन बी, ठीक है। 21 वो था, ठीक है। अब क्या हो गया है 20 और यहाँ पर 1, बी 21, एक सेक्रीफाइस हो चुका है, एक गेन हुआ है, ठीक है। इससे काम नहीं बन रहा है, इकोनॉमी क्या करेगी, दोबारा इसको सेक्रीफाइस करेगी, इसको गेन करेगी। तो इसमें क्या हुआ इस बार 2 यूनिट हटा दिए, ठीक है, -2 हो गया ये। तो यहां पर क्या हुआ, बटर कितना हुआ, पर बटर क्या होगा एक ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई अभी क्या कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि वो जितना बेस्ट अपना यहाँ दे रहे थे, जितने एफिशिएंट वो गन्स के प्रोडक्शन में थे, उतने ही एफिशिएंट वो बटर बनाने में भी होंगे। तो इसलिए मोर एंड मोर ऑफ वन गुड इज सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, इसको हम बोलते हैं एमओसी, ठीक है। यहाँ पे 2 हुआ पर 1 ही हुआ, तो इसका रेशियो क्या आ गया, सैक्रिफाइस 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना सैक्रिफाइस हुआ 2, कितना गेन हुआ 1, तो इसका क्या आएगा 2। हमारा अगला कॉम्बिनेशन जो कि है सी, वो क्या हो गया 18 एंड 2, ठीक है। ये कितना हो गया, यहाँ पर मान लो ये हो गया 18 और 2, सी 18,2, ठीक है। अब एक डी कॉम्बिनेशन आता है दोबारा कि भाई इससे भी काम नहीं चल रहा है हमारा बिल्कुल भी, तो हम क्या करेंगे, एक और गुड को सैक्रिफाइस करेंगे, 3 15, ठीक है। -3 हुआ, कितना हुआ -3, और यहाँ पर गेन कितना होगा, एक ही होगा। तो रेशियो क्या आएगा 3:1, ये क्या हो जाएगा, एमओसी कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। एक बार और, अब क्या हो गया हमारा 15,3, तो 15 और नीचे गिर गया, डी 15,3, ठीक है। ऐसे ही हमारी थोड़ी टेबल छोटी हो सकती है, पर ये ऐसे करते करते सारे रिसोर्सेज जो शिफ्ट हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, और एंड में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 6। तो रेशियो यहाँ पर मैक्सिमम क्या आ जाएगा 6:1, एमओसी 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टेबल की हमें शॉर्टेज हो रही है। तो मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे जाते ही एक कॉम्बिनेशन पे यहाँ पहुँच जाएगा, जिसको बोलेंगे हम, मान लो एक करते करते आगे वैसे जी पे है होगा, ये मैं बता रहा हूँ। आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप जी पर पहुंच जाओगे, ABCDEF एंड जी, जो कि हो जाएगा हमारा 0,6। अब ये हमारा क्या बन गया, एक कर्व, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि कितनी यूनिट्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं कितनी अनदर यूनिट को गेन करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझ लीजिए अच्छी तरह दोबारा कि कितनी सैक्रिफाइस होती गई। यहाँ पर 1 सैक्रिफाइस हुई तो यहाँ 1 गेन हो गई, 2 हुए सैक्रिफाइस तो यहाँ पर 2 गेन हो गया, यहाँ पे 3 हुआ तब भी 1 हुआ, 4 हुआ तब भी 1 होगा, 5 होगा तब भी 1 होगा, ठीक है। यहाँ सैक्रिफाइस जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, एक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एन एडिशनल यूनिट है। अब मैं आपको सब क्लियर हो जाएगा अगली जो स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है।
देख लिया अच्छे से? हाँ भाई, अब ये बताता हूँ मैं क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शायद इसकी जो स्लाइड है वो उनको पहले रखनी चाहिए थी, पर ये बुक में भी ऐसे ही गिवन है, तो हम ऐसे ही देखते हैं। एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड, ठीक है, सैक्रिफाइस लिखा टू गेन वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का हमेशा क्या मतलब होता है? एक, वन, ठीक है, वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अनदर कमोडिटी हमारी इसमें क्या थी? बटर। और सैक्रिफाइस जो कमोडिटी वो क्या थी? गन्स। ठीक है, कितने गन्स सैक्रिफाइस हुए कि एक यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए? इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है वो हमेशा बढ़ेगा ही। ठीक है, एमओसी हमेशा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ेगी ही। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन आता है वाई एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बता भी दिया कि मान लो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, आर रिसोर्सेज हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, ये प्लस हो रखे हैं बनाने के लिए क्या? गन्स को। अब भाई ये क्या है? अगर मान लो ये 10 साल से गन्स ही बना रहे हैं, ठीक है, तो ये रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो गन्स बना रही है एकदम से जब शिफ्ट होगी बटर को बनाने के लिए, तो इनको ना तौर तरीके आते हैं, ना इनको हैबिट है उस चीज़ की, ना ये उस एनवायरनमेंट में रहे हैं। तो ये जब शिफ्ट होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। लेस एफिशिएंट हो जाते हैं दोनों रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो गिवन है, और हम एडिशनल हायर नहीं कर सकते हैं। ये हमारी एजम्पशन है कि जो भी है फिक्स्ड रहेगा। इकोनॉमी की यही एजम्पशन है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विल रिमेन फिक्स, जो हमारी पीपीएफ का है एजम्पशंस। ठीक है, लेस एफिशिएंट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? बटर को बनाएंगे ज़रूर, पर एक ही एडिशनल यूनिट बना पाएंगे जितने में वो इसमें से सैक्रिफाइस बढ़ाते जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग जो गन्स की यूनिट होंगी वो बढ़ती जाएंगी, और जो गेन होगा वो क्या होगा? ओनली वन। इसलिए हमारा जो एमओसी है हमेशा इंक्रीजिंग रहता है, क्योंकि हमारे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, नोट्स में मैंने नीचे जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है नोट्स के साथ आप, और इसके क्वेश्चन जो है वो किस किस फॉर्म में पूछा जाता है, लैंग्वेज क्या क्या डिफरेंट होती है, वाई एमओसी ऑपरेट्स, ये भी होता है इस क्वेश्चन का नाम। वाई एवरी टाइम मोर एंड मोर ऑफ अ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ये भी क्वेश्चन का एक टाइप है। ठीक है, तो ये आप नीचे रेफर कर सकते हो बिल्कुल। अब आ गए हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने पीछे पीपीएफ में किया था। ये ऐसे ही होना चाहिए था कि पहले ये दोनों स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, फिर हमारा पीपीएफ होना चाहिए था। तो आप इन दोनों स्लाइड्स को देखो और एक बार दोबारा जाना पीपीएफ वाली स्लाइड पे, और फिर रिलेट करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एमआरटी क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, और ये क्या होता है? स्लोप ऑफ पीपीएफ। इसका मैंने क्या भी फॉर्मूला बताया था, चेंज इन यूनिट्स। ये ट्रायंगल मतलब चेंज होता है, पता है ना आपको? इसका मतलब क्या होता है? चेंज यूनिट्स सैक्रिफाइस की, कितनी सैक्रिफाइस हुई अपॉन कितने को, कितने यूनिट्स को गेन करने के लिए। ये होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमेशा क्या रहता है? इंक्रीजिंग। एमआरटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, और इससे क्या होता है? हमारा जो कर्व है वो क्या होता है? कनकेव। कनकेव मतलब अभी जो हमने पढ़ा था, ये ग्राफ है तो ये क्या है? कनकेव। और ये क्या होता है? कन्वेक्स। और ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ये होता है हमारा इंक्रीजिंग एमओसी में, एमआरटी में, और कन्वेक्स होगा तो हम ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एमआरटी। ये ध्यान रखना, पॉइंट्स वैसे नीचे नोट्स में दिए होंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगा?
सेम अमाउंट ऑफ यूनिट्स आर सेक्रीफाइस टू गेन सेम वन अमाउंट ऑफ अनदर यूनिट, मतलब एक ही सेक्रीफाइस हो रहा है गन एक बटर को बनाने के लिए, जब होगा हमारा ये कांस्टेंट एमआरटी, ठीक है। और डिक्रीजिंग एमआरटी कब होगा, जब मतलब कम गन्स जा रही है पर बटर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि नहीं होता है कि मतलब गन्स कितनी सेक्रीफाइस हुई 1 और बटर कितना गेन हो गया 2, ठीक है, फिर एक और गई गन तो 3, ये नहीं होता है, ठीक है। तो जो आइडियल सिचुएशन होती है वो क्या होती है हमारी, इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है। ये केसेस हैं, पूछ लो तो बता देना कि कैन पीपीएफ बी कन्वेक्स, तो ये बताना, और कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बता देना, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब स्पीड बन रही है क्योंकि पीपीएफ में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कैसे रिलेट करूं। अब आप इस स्लाइड पे वापस जाना प्लीज़, इस पे अब रिलेट करना कि एमआरटी का क्या मतलब था, ये फॉर्मूला इसका था, एमओसी हमारा क्यों 1 2 3 और 6 तक गया, फिर इस पूरे ग्राफ को पढ़ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, फीचर्स लिख देता हूँ, क्या पता भैया 12th 11th में आ गए हो, थोड़ा अभी भी वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो तो क्या करें। पीपीएफ, ठीक है, पीपीएफ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्यों डाउनवर्ड्स होता है भाई, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, पीपीएफ डाउनवर्ड्स क्यों होता है हमेशा, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट होती है गुड वन जो होता है, गुड वन क्या होता है हमेशा सैक्रिफाइस होता है, और जो सेकंड गुड होता है गेन होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ से क्या था सेक्रीफाइस हो रहा था, जैसे इस पॉइंट से जब हम इस पे जाएंगे तो ये क्या हुआ इतना कम हो गया, पर ये भाई ये देखो ना, अगर ये चीज़ यहाँ थी तो अगर यहाँ आ गई तो ये बढ़ भी तो गया इधर, ठीक है, ठीक है। और सेक्रीफाइस हुआ, मान लो ये पॉइंट यहाँ आया तो क्या हो गया, ये इतना डाउन और हो गया, पर ये क्या हो गया इतना बड़ा और गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अगर सेक्रीफाइस हो रही है तो दूसरी गेन भी हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा स्लोप डाउनवर्ड जाएगा। पीपीएफ इज कनकेव शेप्ड, अभी मैंने बताया क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मोर एंड मोर ऑफ वन गुड इज सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, मतलब क्या, इसका साफ मतलब है क्या इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो हैं, क्या इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा फुल्ली एफिशिएंट होंगे, और क्या उसकी जो हमारा सेकंड फैक्टर है दैट इज टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़िया काम करेगी, एडवांस्ड रहेगी, क्या ये हमेशा है। डायरेक्ट आंसर बोलूं इसका तो दैट इज नो। पी एन इकोनॉमी विल नेवर ऑपरेट ऑन पीपीएफ। पीपीएफ क्या है, ध्यान से देखना, पीपीएफ क्या है एक भाई, ये एक इकोनॉमी के लिए आइडियल सिचुएशन होती है कि यार हमें अपने रिसोर्सेज को ना फुली एफिशिएंट बनाना है, आइडियल, और हमारी टेक्नोलॉजी जो भी है लिमिटेड जो भी है वो बेस्ट होनी चाहिए। पर ऐसा होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी कंट्री में जो सारे रिसोर्सेज हो फुली एफिशिएंट हो, या जो टेक्नोलॉजी हो वो सारी ही सारी अच्छी हो, कभी भी आउटडेट ना हो, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो पीपीएफ क्या है, एक आइडियल सिचुएशन बोलते हैं हम इसको, कि हर इकॉनमी जो है तो वो इसकी तरफ क्या करती है, एक सेकेंड, इकॉनमी क्या करती है, हर कोई भी हो क्या करेगी, पीपीएफ की तरफ अप्रोच कर सकती है पर कभी रीच नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल अब बताता हूँ ग्राफ के माध्यम से, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है।
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा गुड 2, ये हमारा गुड 1। ठीक है, जो भी हमने पहले एग्जांपल लिया। भाई हमारा क्या ग्राफ बना था, पीपीएफ जो था वो ये था कि ये है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए से लेकर जी तक। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हम इकॉनमी चूज़ कर सकती है अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, कि उसको कितना गन्स और कितना बटर चाहिए, कितना गुड 1 चाहिए। मान लो इतना ही गुड 1 चाहिए, इतना ही गुड 2 चाहिए, तो ये भी अडॉप्ट कर सकती है। नहीं भाई ये गुड्स 2 ज़्यादा चाहिए, गुड 1 कम चाहिए, तो ये भी अडॉप्ट कर सकती है। इसमें दो हम एक्सेप्शनल पॉइंट्स पढ़ते हैं। अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो इकॉनमी क्या इसको अचीव नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। दिस पॉइंट कैन बी अचीवेबल, इकॉनमी इस पे बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकती है इस कॉम्बिनेशन पे, बट ये क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है। इसमें क्या है, हमारे पूरे रिसोर्सेज नहीं लगे। तो कोई इकॉनमी क्यों ही आना चाहेगी ऐसे पॉइंट पे जिसपे उसके सारे रिसोर्सेज फुली एफिशिएंट नहीं है और डिप्लॉय भी नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये जा सकती है चॉइस पर, बाय चॉइस नहीं इकॉनमी इस पे नहीं आएगी। और एक पॉइंट है भाई यहाँ बाहर, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक पॉइंट कहाँ है, ये बाहर है। ये क्या है भाई, डिज़ायरेबल है, हर इकॉनमी चाहेगी कि वो पीपीएफ से भी ऊपर करे, पर क्या है, लिमिटेशंस है, दैट इज़ अनअटेनेबल। ये अनअटेनेबल है भाई, इतने रिसोर्सेज है ही नहीं एक इकॉनमी के पास कि वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर सके, यहाँ पर ऑपरेट कर सके। कहाँ है इतने, ना हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो इतना तो पीपीएफ है भी नहीं हमारा। तो ये क्या है, डिज़ायरेबल पर अनअटेनेबल है, दिस इज़ अचीवेबल बट अंडर यूटिलाइज्ड। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब भाई हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चेंज इन पीपीएफ, कि भाई पीपीएफ भी चेंज होता है, पर किस किस डायमेंशन में, कौन कौन से चीज़ों तरीके से वो शिफ्ट हो सकता है, पहला चेंज हो सकता है। पहला तरीका होता है शिफ्ट, कि भाई वो शिफ्ट ही हो गया। मान लो पीपीएफ क्या हमारा ये, तो ये क्या है, शिफ्ट हो गया इस साइड, या इनवर्ड्स हो गया, आउटवर्ड्स हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये होता है हमारा शिफ्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, रोटेट हो गया। रोटेट कैसे होते हैं, अगर यहाँ पर है तो भाई रोटेट से थोड़ा सा इधर आ गया, या ये जो पार्ट था वो इधर हो गया है, इधर रोटेट हो गया, पर ये फिक्स है, या ये यहाँ फिक्स है तो ये रोटेट हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा, रोटेशन एंड शिफ्ट। शिफ्ट कब होगा, पीपीसी विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज आया भाई। रिसोर्सेज हमारे बढ़े हैं, घटे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हुई है या फिर डिमिनिश हुई है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। भाई साहब शिफ्ट कब होगा, जब बोथ द गुड्स के रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रोटेशन कब होगी, चेंज तो आएगा दोनों में, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में, पर किसके रिस्पेक्ट में आएगा, सिर्फ एक ही गुड के रिस्पेक्ट में। ईदर इज गुड 1 और इट्स गुड 2, नॉट बोथ। इसमें क्या है, बोथ, दोनों 1 एंड 2 दोनों के उसमें चेंज आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, छोटा सा ही पॉइंट है, कि जैसे टेक्नोलॉजी तो हमारी एडवांस हो सकती है या फिर डिटोरिएट हो सकती है। ग्रोथ, इसमें क्या होता है, जब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होती है ना, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो वो क्या हो सकती है, क्वांटिटी वाइज भी हो सकती है, कि नया डिप्लॉय कर लिए, नए रिसोर्सेज हमने डिप्लॉय करे हैं, नई स्किल करी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि क्वांटिटी वाइज भी हमारे जो रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, और सेकंड क्या होता है, हमारा क्वालिटी वाइज भी बढ़ सकते हैं, कि नई स्किल्स अपग्रेड कर दी। ठीक है, मतलब कुछ भी क्वालिटी अच्छी हो गई उनकी, उनकी डाइट में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, जैसे मान लो इन्वायरमेंट चेंज कर दिया है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया है, क्लीन हो गया है। ठीक है, न्यू स्किल्स आ गई हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, मोर लेबर, मोर स्पेस, तो ये क्या हमारे रिसोर्सेज क्वांटिटी वाइज बढ़ रहे हैं।
और एक क्या हो सकता है हमारा रिसोर्सेज क्या हो सकता है क्वालिटी वाइज भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट। सबसे पहले भाई शिफ्ट कैसे होता है, बड़ा ही इजी है ये। ठीक है, मैंने बनाई लाइन, इसमें ग्राफ से ही समझा दूंगा बिल्कुल। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिख रहा, जीरो लिख देता हूँ वैसे। यहाँ भी अपने आप समझ जाना है। नोट्स प्रॉपर है, उसमें एक्स वाई हर चीज़, गुड का नाम ये है वो है, सब चीज़ लिखी हुई है। तो नोट्स को ज़रूर रेफर करना, नीचे हैंड रिटन नोट्स की लिंक होगा गूगल ड्राइव का, तो उसको आप कर सकते हो, देख सकते हो। ये हमारा पीपीएफ है नॉर्मली, ये हमारा गुड वन है, सॉरी नीचे ये हमारा गुड वन है। एक्स वाई करके डिनोट करते हैं, बहुत हो गया वन टू का खेल। नीचे जनरली हमारा क्या आता है गुड एक्स, और ये क्या आता है गुड वाई। ठीक है, ये इसी से समझ लेना, गुड वाई हमेशा सेक्रीफाइस होता है गुड एक्स को मदद करने के लिए। ठीक है, वाई इज ऑलवेज अगर जनरली आप एक मतलब याद करने का तरीका है कि वाई हमेशा सेक्रीफाइस होगा एक्स के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहाँ होगा, इस साइड। इनवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। इनवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हमारी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डिग्रेड होता है। दोनों के लिए होगा ना, वो तो गुड के लिए, एक्स में भी वही रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रखे हैं, टेक्नोलॉजी वाई में भी वही, दोनों में डिग्रेड होगा। क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल चेंज आया है, बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में आया है। ऐसे ही सेम क्या होगा यहाँ पर भी होगा। अब इसमें मान लो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, इस साइड को। ठीक है, तो पीपीएफ कहाँ हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, ग्रोथ हुई है। रिसोर्सेज की क्या होती है ग्रोथ, टेक्नोलॉजी क्या हुई है अपग्रेड, किसके रिस्पेक्ट में, बोथ बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया हमारा पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसको हम राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट्स जो है आप नोट्स में से पढ़ सकते हो। ऐसे ही हमारा रोटेट का होगा। रोटेट में मैंने क्या बोला था, किसके रिस्पेक्ट में होगा, सिर्फ एक गुड के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ये हमने बनाया ग्राफ, ज़ीरो गुड एक्स गुड वाई, इधर भी सेम गुड एक्स गुड वाई। ठीक है, अब रोटेट में हमारे क्या होंगे, दो केस होंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे। भाई देखो थोड़ा लीनियंट बना दिया मैंने कर्व, पर समझ लेना। पहले हम क्या करेंगे, रोटेशन तो हो रही है पर एक्स एक्सिस में क्या हो रही है, पर रोटेशन भी किस साइड हो रही है, मान लो एक्स एक्सिस में हो रही है। मान लो क्या हुआ है, सबसे पहले हमारा केस क्या हुआ है, एक्स गुड पे जो रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रखे हैं, एक्स पे जो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है और रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो एक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना भाई, ये मैं लाल मार्क कर रहा हूँ इधर, वाई को नहीं छेड़ना है, इसमें नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इस साइड शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा एक्स को क्या हो गया, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गए हैं। वहीं पर अगर भाई ये एक्स पे जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, फिर क्या होगा, ये तो यहीं रहेगा, एक्स की ऐसी तैसी हो जाएगी, कम हो जाएगा एक्स का ये। ठीक है, ये यहाँ पर ऑपरेट करेगा फिर अब। ठीक है, ये होता है रोटेट आउटवर्ड्स, रोटेट इनवर्ड्स। अब सेम ही वाई के केस में करेंगे हम। इसमें पहले ही लाल मार्क कर देता हूँ, क्या, इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, ये यहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ है, वाई पे जो रिसोर्सेज डिप्लॉय हुए थे, वाई पे जो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डिप्लॉय हुई थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, अपग्रेड हो गई। तो क्या होगा, रोटेट, पिवट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कि पिवट हो गया, ये अब क्या ऑपरेट करेगा यहाँ पर अगर इसके उल्टे दिन आ गए हैं, वाई पे तो सारा बोरिया बिस्तरा उठा लिया रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का, कम हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑपरेट, यहाँ पिवट हो जाएगा। ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है,
समझ में आ गया? ये इस साइड हो गया है, इधर ये इस साइड। बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है नोट्स में भी, पर इसमें मेरे को लग रहा है, एज्यूम कर रहा हूँ कि इतने समझदार आप हो गए हो और आपको ये समझ आ चुका है कि रोटेशन कब होती है और शिफ्ट कब होते हैं। शिफ्ट बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एक ही केस बनता है इनमें, या तो डिग्रेड होगा या अपग्रेड होगा, क्योंकि बोथ गुड्स की बात हो रही है शिफ्ट में। पर जो रोटेशन होता है उसमें दो केसेस आ जाते हैं, एक ये, और इसमें भी एक ये केस। ठीक है, थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है ख़त्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में, उसका भी पार्ट 1 बिल्कुल प्रिसाइसली पढ़ेंगे, थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि समझ में अच्छा आए। और बस क्लास में यही फोकस करना है कि भाई क्लास में देखो, नोट्स नीचे है, नोट्स कहीं भगा नहीं रहे। ठीक है, मैं हटा नहीं रहा नोट्स का लिंक बिल्कुल भी ना, मैं उसको लिमिट एक्सेस कर रहा हूँ। वो नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे, प्रिंट करा के रख लो, बेशक पहले ही प्रिंट करा के रख लो, पर क्लास जब चल रही है क्लास में समझना है। नोट्स पढ़ोगे, बहुत ही आसान नोट्स हैं, हद से ज़्यादा बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, रहने के लिए दोबारा मिलते हैं क्लास में।